हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोगों के बीच में जैसे कि यूपी ट्रिपल से संबंधित पेट के लिए बहुत ज्यादा गर्मी है ना, बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो पेट से संबंधित आप सभी लोगों के बीच में एक वीडियो जाता है दोपहर 2 बजे। आप सभी लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर टू द पॉइंट बात की जा रही है ना, जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। और आप सभी लोगों को पता है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसीलिए आप सभी के बीच में जैसे कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ा दिया, जैन पढ़ा दिया, बौद्ध धर्म पढ़ा दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपके सिलेबस में दिया गया मौर्य वंश, और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सम्राट अशोक के बारे में सिर्फ जानना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो मौर्य राजवंश है, इसकी कब से कब तक चला, तो 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक था मौर्य वंश का शासन, या मौर्य राजवंश का शासन चला। आगे आता है मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कहा गया विशाख दत्त, एक विशाख दत्त आपके यूं कह सकते हैं कि रचनाकार है, या यूं कह सकते हैं लेखक है। विशाख दत्त कृत लिखते हैं मुद्रा राक्षस, ठीक है ना, उनकी कृत से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है। आपके विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम मुद्रा राक्षस है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को कहा गया वृषल, कहा गया मतलब कुलहीन, मतलब कोई इनका कुल नहीं, एकदम निम्न वर्ग के इनको कहा गया है। इसी मुद्रा राक्षस में, ठीक है ना, वृषल तथा कुलहीन भी कहा जाता है या कहा गया है। किसको? चंद्रगुप्त को, ठीक है ना, चंद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त को इतना ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, समाज में आप घर पर बेइज्जती करने चलेगा, लेकिन भरी सभा में अगर आप किसी की बेइज्जती करते हैं, पक्का बदला लेता है। फिर चंद्रगुप्त आप जानते हैं, फिर चंद्रगुप्त कैसे उभर कर आए ना, चाणक्य ने इनको उबार कर लेकर आए ना, बदला दिलाए ना गणानंद से। आइए, कहा गया धूणिराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है, ठीक है ना, याद रखो, इनको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको बरकरार। तो मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। और धूणिराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा है, मतलब और थोड़ा सरल करने का प्रयास किया गया है। आइए, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने, कहा गया सैंड्रो कोट्स, कौन थे? सैंड्रो कोट्स, ठीक है ना। सैंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। जो सैंड्रो कोट्स मिला है वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य से ही की गई है, ठीक है। कहा गया एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को, कहा गया वहां पर सैंड्रो कोट्स और यहाँ पर एंड्रो कोट्स के रूप में वर्णित किया गया। किसके द्वारा? एरियन तथा प्लूटार्क के द्वारा। यहां पर किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। पूछा जाता है किसने किसका नाम दिया, मतलब ये एंड्रोकोट्स किसने दिया और सैंड्रोकोट्स किसने दिया, तो याद रख, एक याद कर लो, एक अपने आप याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख भारतीय शासक तथा उनकी उपाधियां, ठीक है, ये भारतीय शासक हैं और ये उनकी उपाधियां। आइए देखते हैं एक एक करके, आपको साफ क्लियर दिख रहा है। जैसे बिंदुसार को, और बिंदुसार को क्या कहा गया? अमित्रघात, ठीक है। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? अमित्रघात का मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताएंगे। आगे, अशोक को कहा गया देव नाम पी, मतलब देवों में सबसे नाम प्रिय इनका था। प्रियदर्शी भी इन्हीं को उपाधि दी गई। चंद्रगुप्त को कहा गया कृतांत परशु, याद रखना है। चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त को, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, इनको कहा गया महाराज धीराज की उपाधि लिया इन्होंने। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। और आपके हर्षवर्धन जी आपके शिलादित्य की उपाधि ली, और आपके कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि ली। अब इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये उपाधियां पूछी जाती हैं कि बिंदुसार को क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है,
ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे। कहा गया जस्टिन ने सैंडो कोर्ट्स या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो किसने किया है, जस्टिन ने। जहां जहां पर इनका नाम सैंडो कोर्ट्स मिला है तो इनका नाम ही है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और कहा गया सिकंदर के साथ इन्होंने क्या भेंट की है ना, कोई युद्ध नहीं हुआ था, सिर्फ मुलाकातें हुई थी। और आप कैसे हो, हम कैसे हैं, ठीक है ना, बस इतना है, ठीक है। आगे कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता है, क्या, चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र, इनकी एक क्या है, ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। पूछा जाता है ये पुस्तक किससे संबंधित है, तो राजनीतिक से भी कह सकते हैं, या शासन के सिद्धांत की पुस्तक है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण हैं, नहीं याद करना है, रहने दो। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, इनको याद कर लो, राजा, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। तो सप्तांग सिद्धांत या 7 सिद्धांतों का अर्थशास्त्र में किसकी है, चाणक्य की। किसकी है, चाणक्य की, याद रखिएगा, किसकी है, कौटिल्य, चाणक्य कह सकते हैं। कहा गया बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुर्महार में की गई खुदाई से मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवनों की अवशेष प्रकाश में आए। क्या हुआ, अवशेष इनके प्रकाश में आए, याद कर लेना। आगे आया है, ये आपके राजवंश हैं, ये संस्थापक हैं और ये उनकी राजधानियां हैं, पूछी जाती हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार हैं। कौन है, बिंबिसार। इनकी राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग है, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। सातवाहन शिमुख, संस्थापक कौन है, सातवाहन के शिमुख, और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करती थी। गुप्त वंश श्री गुप्त संस्थापक है और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। वर्धन वंश जो कहा गया, इनके संस्थापक कौन से, तो पुष्यभूति, थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी। गढ़वाल के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे चंद्रदेव, जो इनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, ठीक है। पल्लव वंश सिंह विष्णु इनके संस्थापक है पल्लव वंश के, और इनकी राजधानी कांचीपुरम हुआ करती है, ठीक है। राष्ट्रकूट खूब पूछा जाता है, दंती दुर्ग इनके संस्थापक है और इनकी राजधानी मान्यखेट हुआ करती थी। कौन सी, मान्यखेट, आपको इसीलिए बता दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, याद रखना। कहा गया जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। किसको, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सेना को, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की एक आक्रमणकारी सेना को इन्होंने क्या किया था, परास्त किया था, ठीक है। कहा गया 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक। आए भाई साहब सम्राट अशोक, जिनकी चर्चा हो रही है वो आए ना, और इनका आना बड़ा जरूरी था, जब तक ये आएंगे नहीं तब तक काम होने वाला कैसे था। तो आप सभी लोग बताएं अशोक किसके पुत्र थे, मैंने कहा अशोक किसके पुत्र थे, ठीक है। तो इनका लगभग 269 ईसा पूर्व के लगभग क्या होता है, राज्य अभिषेक होता है, ठीक है ना। कहा जाता है अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना और 4 वर्षों के बाद लगभग क्या हुआ, 4 वर्ष बाद लगभग 269 ईसा पूर्व के बाद अशोक का राज्याभिषेक होता है। अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम उसे कहा गया देवान पी या देवाना ना पी दशी, ठीक है ना, ये इनके नाम मिलते हैं, ठीक है ना, इनके उपाधि कहा जाता है। कहा गया है जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर होता है, ठीक है ना, देव नाम प्रिय कहा जाता है इनको, ठीक है ना। कहा गया इनको देवानाम, ठीक है ना, पीदशी मतलब देवताओं का प्रिय या सुंदर। पुराणों में इसे अशोक वर्धनम या अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है ना। किसको, अशोक को, सम्राट अशोक ना, महान सम्राट अशोक की बात की जा रही है। इन्होंने बहुत कार्य भी किया है ना, जैसे मैंने बताया
देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर, पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवान प्रिय की उपाधि धारण करते थे। कौन? दशरथ। दशरथ कौन हुआ करते थे? इनके पौत्र हुआ करते थे, अशोक के पौत्र। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते। दशरथ भी अशोक की तरह कहा गया देव नाम पी की उपाधि धारण करता था। ठीक है। अशोक के अभिलेख रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो रज्जुक नामक अधिकारी कौन से हुआ करते थे? तो रज्जुक की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी। कैसी? आधुनिक जिला अधिकारी जैसी हुआ करती थी, जिससे राजस्व अथवा न्याय दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होता था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो, अभी प्रश्न पूछेंगे। कहा गया मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों या कारवा को कहा गया सार्थवाह की संज्ञा प्रदान की गई। क्या? सार्थवाह की संज्ञा दी गई। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। आप लोगों ने पढ़ाई है, अभी 15 अगस्त बीता है, आप सब ने इसको याद करके रखा है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था आपके। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते। कहा गया बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी। जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कौन सा धर्म? देखो याद रखना, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद आखेट, आखेट का क्या मतलब होता है बताएं? मतलब पूछा जाता है कभी कभी, ये हिंदी शब्द में आ जाता है, पर्यायवाची या अनेकार्थियों शब्द में। और कहा गया विहार यात्राएं रोक दी। आखेट का मतलब शिकार विकार करना रोक दिए इन्होंने जब से बौद्ध धर्म अपनाए। ठीक है, तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। क्या? धर्म यात्राएं, है ना, बड़ा इनको ज्ञान आ गया था। फिर इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक के धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि लुम्बिनी गए थे, कपिलवस्तु गए थे, बोध गया गए थे, सारनाथ आए थे, कुशीनगर गए थे और श्रावस्ती गए थे। ये क्रम भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कहां पर अशोक यात्राओं के दौरान नहीं गए थे, तो याद रखेंगे तब ना। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार शायद यहां से प्रश्न पूछा गया था। कहा गया कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। कैसे? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है ना, याद रखना। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहले में शिलालेख, दूसरे में स्तंभ लेख और तीसरे में गुहा लेख। अशोक के शिलालेख क्या है? तो आइए देख लेते हैं थोड़े से, है ना। कहा गया प्रथम शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई। किसमें? पशु बलि की निंदा की गई। और कहा गया दूसरा शिलालेख जिसमें मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा की गई ना, चिकित्सा की बात कही गई। बड़ी इनके अंदर बड़े बदलाव आए थे। इन्होंने कहा पशुओं की बलि नहीं करनी चाहिए, निंदा की है इन्होंने ना, देखो कि तो यही करते थे। तीसरा शिलालेख कहा गया अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा, मतलब आप जहां जहां अधिकारी वहां पर आप खुद अपने अधिकारियों का 5 वर्षों पर दौरा करते थे। ठीक है ना। 5वां शिलालेख कहा गया धर्म महापात्रों की अनुमति। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों खूब पूछे जाते हैं। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या करता है, धम्म की व्याख्या करता है। और 13वां शिलालेख आपका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख से। शिलालेख आपके 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। ठीक है ना, याद रखना, 8 भिन्न भिन्न स्थानों से। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके संस्थापक जैसे न्याय दर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्या होगा? न्याय दर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसका है? तो महर्षि गौतम जी का है। ठीक है ना। कहा गया सांख्य दर्शन महर्षि कपिल जी का है। और कहा गया मीमांसा दर्शन आपके महर्षि जैमिनी जी का है। योग दर्शन आपके महर्षि पतंजलि जी का है। और कहा गया वैशेषिक दर्शन जो आपके महर्षि कणाद जी का है। ये यहां से प्रश्न हर बार आता है और इस बार फिर आएगा,
रट लो इनको, बार बार कह रहे हैं, ये आपके आते ही आते हैं। अरे टेट पीटी पेट वेट तो छोड़ो, ये आपके आरओ में भी आते हैं, ठीक है ना, तो वहां के लिए भी रट लीजिएगा। आगे देखते हैं, कहा गया अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है लिखे गए, लेकिन यह केवल 2 अभिलेखों को, जैसे आपका शाहबाजी गढ़ी अभिलेख और आपका मनसेरा लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि, जो आपकी उल्टा लिखी जाती है ना। तो आपके कौन कौन 2 अभिलेख ऐसे हैं जो आपके शाहबाजगढ़ी अभिलेख है और आपका मानसेरा अभिलेख है कि लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। कहा गया तक्षशिला से कहा गया आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख भी मिलता है, और वहीं पर कहा गया शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई, कौन सा? सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से अरमेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना। कहा गया जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया गया है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे? हम लोग इधर से बाएं से लिखते हैं ना, ये दाएं से बाएं, जैसे मैंने बताया उल्टा लिखी जाती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया और भू राजस्व 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, और अशोक के दीर्घ शिलालेख कहा गया 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय बताए गए। इंपॉर्टेंट था, सहिष्णुता की बात कही गई थी अशोक के द्वारा। अशोक के दूसरे शिला और 13वें शिलालेख में कहा गया संगम राज्यों चोल पांडे और आपके कहा गया क्षत्रिय पुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपाणी या श्रीलंका की सूचना मिलती है। याद रखिएगा। कहा गया मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उनमें से आपके एंटियोकस सेकंड और थियोस थे, ठीक है, जो सीरिया का शासक था। कहां का? सीरिया का। और तुर्मै जिसे टालमी सेकंड और या फिलाडेल्फस मिस्र का राजा हुआ करता था। और अंतकीनी जिसे एंटीगोनस या जिसे गोनातास या मेसिडोनिया या आपका मकदूनिया का राजा कहा जाता है। मग का जिसे साइरीन का शासक कहा जाता है। और अलीक सुंदर जो आपका अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, या इसी को इपाइरस या इपीरस का राजा कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा ये 5 राजाओं को। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत हुआ करता था। ठीक है, मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार थे: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री के रूप में। मेगास्थनीज भारतीय समाज में कहा गया दास प्रथा के प्रचलन होने का उल्लेख नहीं करता था। कौन? मेगास्थनीज की इंडिका में कहीं पर भी दास प्रथा के प्रचलन का उल्लेख नहीं किया है। अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। जो आपके अशोक के शिलालेख हैं वहां पर कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो कहा गया उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, अवंतीरठ जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी, और दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी। कहा गया पास या पूर्वी प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। आइए, कहा गया भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे, और मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। कहा गया अंतपाल सीमा रक्षक
या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रतिष्ठा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। कहा गया मौर्य युगीन अधिकारी पौत्र अध्यक्ष तौलमान का प्रभारी हुआ करता था। कौन? पौत्रवाध्यक्ष, ठीक है ना। तो इसी को पौत्रवाध्यक्ष जो तौल मतलब तौल या मान का प्रभावी हुआ करता था, या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा गया पांड्या अध्यक्ष जो आपका वाणिज्य विभाग तथा सूना अध्यक्ष या बूचड़ खाने के प्रभावी भी थे। और कहा गया मौर्य युग में नगरों का जो प्रशासन या अगर आपकी नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, किसके द्वारा? प्रशासन नगर पालिकाओं के द्वारा, जिसका प्रमुख नागरिक हुआ करता था या इसे पूर्व मुख्य कहा जाता था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिस का, और विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिस का संस्कृत रूप में अमित्रघात या देखो जो पहले बात थी वो यहाँ आ गई, शत्रुओं का नाश करने वाला है। किसको? बिंदुसार को कहा गया था। बिंदुसार का ही पुत्र था अशोक। कौन था? अशोक पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदस्त्र की क्या की? हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना किए थे। इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है मौर्य शासक का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदस्त्र था, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भाते सिमुक या सिद्धूक द्वारा मार दिया गया था। और गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। और सकछत्र रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है। गुप्तोत्तर काल के मंदिर व निर्माण। कहा गया पुरी का जगन मंदिर कहां पर है? किसने निर्माण करवाया? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अनंत वर्मन चोंडगंग ने करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर कहा गया धंग देव चंदेल ने या चंदेल शासक करवाए थे। कैलाश मंदिर जो एलोरा का है तो केशव प्रथम ने करवाया था। एलिफेंटा की गुफा मंदिर जो आपके राष्ट्रकूटों ने करवाया। तट मंदिर या इसी को मामल्लपुरम कहा जाता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कैलाश मंदिर जो कांची वाला है तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कहा गया बृहदेश्वर मंदिर तंजौर वाला तो राजा राम प्रथम ने करवाया, यही पूछा जाता है। मुक्तेश्वर मंदिर जो कांची का है तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। कहा गया बैकुंठ पेरुमाल मंदिर आपके नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। और महाबलीपुरम के एकास्मक रथ का निर्माण किसने करवाया इस मंदिर का? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। और कहा गया आपको हर प्रश्न में 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो आप इन 10 सेकंड पर आप अपना उत्तर देखते जाएं, ठीक है ना। कहा किसने सहिष्णुता उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की थी? तो किसने किया था? अशोक ने, रणजीत सिंह ने, अकबर ने, शिवाजी ने। तो आप क्या बताएंगे? अशोक ने किया था, किसी और ने किया था? अब आप सभी लोग फटाफट क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे, ठीक है ना। अपने हिसाब से अब आप कमेंट करते जाएं। चलिए जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग फटाफट कमेंट करते जाएंगे। जितना जल्दी करेंगे उतना आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो अशोक थे, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, लेकिन श्रीलंका की कहीं चर्चा नहीं की गई। श्रीलंका की कहीं चर्चा की गई थी क्या? बताएं भाई, फटाफट बताएं। श्रीलंका की कहीं चर्चा की गई थी क्या? तो नहीं की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया गया था? जल्दी से बताएं। तो कहां करवाया गया या किसके द्वारा करवाया गया था? तो अशोक ने करवाया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि अशोक के बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी। इसका निर्माण तीर्थ यात्रा से मोक्ष में विश्वास का इनके नाम की उपाधि जो
देवनामप्री की उपाधि या पशु चिकित्सा खोलने की उपाधि किससे पता चलती है? तो आप कहेंगे देवनामप्री की उपाधि से पता चलता है। इसी उत्तर। आगे आप देखेंगे कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, कागा समस्तीपुर में, पाटलिपुत्र में या राजगृह में? जल्दी से बताएं कहां की गई थी। इसमें कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे जो हम आप सभी को बाद में करवाएंगे। तो पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। इसका जब अगला लेक्चर जिस टॉपिक का आएगा तो उससे रिलेटेड पहले इसके क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। चलिएगा, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो कौन कौन थे? चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, दशरथ थे। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन कौन थे, जल्दी से। चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त थे तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त। अशोक थे, अशोक के अलावा दशरथ थे तो क्या थे? 2 और 4 थे, ठीक है ना। मौर्य शासक में पूछा गया है। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं और फिर इनको फिर हम आगे करा देंगे, ठीक है ना। आगे आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रज्जुक कौन थे? ठीक है ना। मैंने आप सभी लोगों को बता भी दिया है कि रज्जुक कौन हुआ करते थे, तो मौर्य शासन अधिकारी हुआ करते थे। बी उत्तर। अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग, इसके और प्रश्न है, कम से कम अभी 25 से 30 प्रश्न है, तो उनको आगे हम करा देंगे। पहले यही सेशन करा देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।